आज हम लोग एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर्स का बुक खत्म करेंगे, जो आगामी बीपीएससी और एईटीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फटाफट। exo.com से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 1 से। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, मतलब बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धियां हैं उनको दर्शाया गया है। देखते हैं क्या सब है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने में देश का पहला राज्य कौन सा है? वो अपना बिहार है। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये देखिए, ये दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला मेगा लेजर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपके मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। मोतीपुर जगह है जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वो है बिहार। आईपीएल ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान कहाँ बनाया जाएगा? ये पटना में बनाया जाएगा। एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? पटना बिहार में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में फर्स्ट स्थान किनका है? तो यह है बिहार का। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपि के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर कौन है? ये मधुबनी जिला है शीर्ष पे। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला बिहार का पहला राज्य कौन है? बिहार है। यानी कि जल निकाय एटलस तैयार करने वाला बिहार का पहला, देश का पहला राज्य कौन है? वो बिहार है। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? पटना के करबगिया में बनेगा, पावर म्यूजियम बनेगा। 3 राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश का पहला परीक्षा बोर्ड। 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन है? वो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है और मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान वो है पहला। भारत सरकार की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर्ड अवार्ड नामक योजना के अंतर्गत देश भर से छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन है? वो मुजफ्फरपुर है। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मीठापुर पटना में स्थापित किया जाएगा डिजिटल कृषि निदेशालय। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाले में देश का पहला राज्य कौन है? वो है बिहार। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? वो बिहार है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान बिहार का है। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। और कौन से मंदिर में किया जाएगा? तो विराट रामायण मंदिर में। बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? तो ये जमुई में हुआ है सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट। इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा जैन जी आबादी वाला राज्य कौन है? वो है बिहार। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पीएमसीएच पटना में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनकर कहाँ तैयार किया गया है? तो ये अपना पूर्णिया बिहार में तैयार हुआ है। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टेच्यू ऑफ विजडम में किसे समर्पित है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया? तो ये बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड इन्होंने निर्णय लिया है। भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो बिहार है। बिहार में ई वोटिंग करने वाला पहली महिला कौन है? तो ये विभा कुमारी, और ये कहाँ की है? पूर्वी चंपारण की है। बिहार में विश्व के 7 अजीबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये बोधगया बिहार में किया जाएगा। विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण। त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद कौन क्या बनी है? त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। ये बिहार के किस जिले से हैं? तो ये बिहार के बक्सर से हैं। बिहार के मेढोरा सारण में बने 45 हॉर्स पावर, ये याद रखिएगा कितने हॉर्स पावर का? 45 हॉर्स पावर का रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो ये गिनी में निर्यात किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए गिनी कौन से महाद्वीप में आता है।
माँ सीता जन्मस्थली पुनोराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया जाएगा? 8 अगस्त 2025 को किया जाएगा। उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदन दक्षिण लेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय में के बीच इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। किनके मध्य? नालंदा विश्वविद्यालय और उलान बटोर का एक मठ है, इनका नाम है गंदन चीन लेन। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 इकाई में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बांका में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? पटना के पुनपुन में बनेगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में आता है? तो बिहार परफॉर्मर श्रेणी में आता है। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खुलेगा? तो तिलहार नालंदा में खुलेगा बिहार का पहला जीविका दीदी हाट। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये सकरा प्रखंड है और जिला मुजफ्फरपुर है। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन सा बना है? मधुबनी बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? तो ये रागिनी कुमारी बनी है बिहार की पहली पिंक बस चालक। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या कितनी है? 48। अभी कुछ नए विभाग भी बने हैं और कुछ विभागों का नाम भी चेंज हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पटना IIT में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया जाएगा, इसका नाम क्या है? परमरुद्र। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है परमरुद्र। चेन्नई कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक आनंद को नियुक्त किया गया। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। बिहार के पुलों की पहचान हेतु तो कितने अंकों की यूनिक आईडी की गई है? तो ये 11 कितने हैं? 11 है। बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया जाएगा? पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बेड़िया पटना में बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनेगा। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमन स्टेशन, ये बकरा सीमन स्टेशन कहाँ बनेगा? गया जी में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? कैमूर में तैयार किया जा रहा है पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी। आप लोग नाम याद रखिएगा, इको पार्क का नाम क्या है? माँ मुंडेश्वरी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर राज्य का पहला 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन किया जाएगा? बेलगाड़ी सासाराम। बिहार में गंडक नदी में कहाँ पर पहला अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो ये गोपालगंज में। मतलब बताइए, गंडक नदी उत्तर बिहार में बहती है या दक्षिण बिहार में? बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा है? तो ये गंडक नदी पर बनाए जाने की घोषणा है और गंडक नदी पर ही पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का भी निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह कितनी राशि योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? लखीसराय। और पहला कौन सा है, आप लोग ये बताइए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? सुमित्रा रानी शाह को पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खुलेगा? तो ये राजगीर में खुलेगा। बिहार का पहला ड्राईपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बिहटा पटना में बिहार का पहला ड्राईपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। बिहार का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा है? तो बिहार। भारत का कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये बिहार ने किया है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव धनरई जहानाबाद है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन है? धनरई जहानाबाद। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन है? तो 8% भौगोलिक क्षेत्रफल वन है। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन है? तो ये है 8% कहिए या फिर 7532 वर्ग किलोमीटर। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती तापविद्युत परियोजना, तो पीरपैंती तापविद्युत परियोजना कहाँ बन रहा है? भागलपुर में। इसका क्षमता कितना है? 2400 मेगावाट है, जिसमें 800 मेगावाट का 3 तापविद्युत परियोजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी मिली है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 किसकी अध्यक्षता में हुई है? नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई है। पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? न्यायमूर्ति
मीनाक्षी मदन राय। तो आप लोग बताइए इनका क्रम कौन सा है। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी मिली है? तो बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। बिहार की जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? तो गंगा अंबिका पथ बनेगा। बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये सामान्य प्रशासन विभाग को। तो ये ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है? सामान्य प्रशासन विभाग। बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतेंदु शांडिल्य। कहाँ के हैं ये? मुजफ्फरपुर के हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है सारण जिले के मस्तीचक से। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल से सहयोग देके तुरंत जो है कि आम लोगों की शिकायत का निदान किया जाएगा। बिहार के वर्तमान राज्यपाल बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये एक अभियान है जिनका नाम है कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। बिहार सरकार ने किन स्थलों के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय किया? तो ये स्कूल, धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थान। ये देख लीजिएगा, स्कूल और धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थान। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्यिक कर विभाग कितना रहा है? 73,324। शायद ये पॉइंट है, डाटा देख लीजिएगा आप लोग, इसमें अच्छे से आया नहीं है। 73,324 करोड़ है, 0.79 करोड़। 43,324.79 करोड़ रुपए। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम क्या है? उन्नत बिहार विकसित उज्ज्वल बिहार। ये 114वें स्थापना दिवस का थीम है, बिहार स्थापना दिवस का, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णामासी राम का निधन हो गया, जो बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे। वे सांसद थे गोपालगंज लोकसभा सीट से। तो वो कहाँ से सांसद थे? तो गोपालगंज लोकसभा सीट से वो सांसद भी थे। ये बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कमलेश कुमार को सम्मानित किया है, वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया गया। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रेम कुमार, ये बीजेपी से हैं। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो गंगा नदी पर बनाया जाएगा बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य किसको सौंपी गई है? तो बिहार राज्य को सौंपी गई है। तो नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है? तो 29। विधानसभा में कुल 29 विधायक जो है वो महिलाएं हैं। ये टोटल सीट का 12% है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता कौन है? तो ये मैथिली ठाकुर है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो ऑपरेशन नया सवेरा। बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एसी लाउंज का निर्माण किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा। और ये किसके लिए किया जाएगा? गिग वर्कर्स के सुरक्षा के लिए किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले की टोटिया ग्राम पंचायत में पंचायती विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा? अंतिम रविवार को मनाया जाएगा। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा। तो ग्राम पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम। बिहार के किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित की जाएगी? तो ये बक्सर में की जाएगी और पश्चिम चंपारण में की जाएगी। पश्चिम चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ज्ञान भवन पटना में किया जाएगा। बिहार नर्सरी ग्रीन टेक सम्मेलन। राज्य में एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना की स्वीकृति दी गई है? द आर्यभट्ट दृष्टि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के तर्ज पर किया जाएगा? तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर। बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ने का लक्ष्य रखा गया था? 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। हाल में बिहार में कितने वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया? 3। इसमें पीढ़िया पेंटिंग जो है कि भोजपुर का है, फिर 52 बूटी साड़ी नालंदा
और फिर पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट ये गया जी में है। बावन बूटी साड़ी नालंदा में है। प्रिया पेंटिंग भोजपुर में है। बिहार मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? रूपाली भूषण खगड़िया की है। रूपाली भूषण को बिहार यूनिवर्स 2026 मिस यूनिवर्स 2026 बिहार खिताब जीती है इन्होंने। बिहार में अत्याधुनिक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो सिकंदरपुर बिहार में किया जाएगा। 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी स्टेडियम राजगीर में किया जाएगा। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो समस्तीपुर को। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? बिहार सरकार द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया? लोक सेवक आवास। बिहार सरकार को हाल ही में किस पोर्टल से जुड़ा जाएगा? क्राइमेक पोर्टल। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा? क्राइमेक पोर्टल से। बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोक सेवक आवास। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसी शुभंकर के रूप में चुना? चिड़ैया को। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनेगा? बक्सर में बनेगा बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य। बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SD संजय को नियुक्त किया गया। इनका क्रम क्या है? इनका क्रम है 23वां है। SD संजय जी हैं और इनका क्रम क्या है? 23वां। उसके बाद बिहार वर्ष 2025-26 में बिहार मंत्री परिषद की निर्णय, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं के बराबर बनते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव जो है कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ। फिर चुनावी परिणाम जो है कि 14 नवंबर को घोषित किया गया है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए कुल सीटें 243 है। SC के लिए मतलब अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 2। ये देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे? तो 7,45,26,858। इसमें पुरुष 3.94 करोड़, महिला 3.51 करोड़ है। और देखा जाए तो फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख लोग थे। बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.19% की ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुई, जिसमें पहले चरण में 65.08 और दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। यह 1991 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। इस बार सबसे ज़्यादा मतदान हुआ 1991 के बाद। इसमें पुरुष मतदाताओं में मतदान प्रतिशत 62.8 तथा महिलाओं में 71% छेड़ा, यानी कि महिलाओं ने ज़्यादा मतदान की है। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगोली से VIP के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके। तो किनका चुनाव नामांकन रद्द हुआ है? श्वेता सुमन और जो है कि शशि भूषण सिंह। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार JDU के उम्मीदवार हैं, जो कलाधर प्रसाद इनका नाम है, और ये पूर्णिया की रुपोली सीट से जीते हैं। 73,572 वोट से जीते हैं। ये JDU के हैं, नाम है कलाधर प्रसाद, और पूर्णिया की रुपोली सीट से जीते। और कितने मतों से जीते हैं? तो लगभग 73,000। और सबसे कम वोटों के अंतर से जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो भी JDU के हैं, और उनका नाम है राधाचरण, जो 27 वोटों के अंतर से जीते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में जो है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, आपको एग्जाम में आ सकता है मिलान करने वाले क्वेश्चन के रूप में। तो BJP को 89 सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, फिर JDU को 85, फिर RJD को, लालू जी की पार्टी है ये 25, फिर रामविलास पासवान की पार्टी है लोजपा, इन्हें 19, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, फिर AIM पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, इन्हें 5 सीटें मिली है, फिर हम नाम से एक पार्टी है हिंदुस्तान आप मोर्चा, इन्हें भी 5 सीटें मिली है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली है, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें मिली है,
और अन्य को 4 सीटें मिली हैं। आइए अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24। ये छठी रिपोर्ट है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की, और ये 2023-24 की रिपोर्ट है, और ये एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, तो मंत्रालय कौन सा आता है, तो मंत्रालय इनका है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 रिपोर्ट जारी की है। यह सर्वेक्षण भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, वित्तीय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करता है। तो आप लोग मोटा-मोटी ये सिर्फ मंत्रालय याद रखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये छठी रिपोर्ट है और ये 2023-24 की रिपोर्ट है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की नोडल एजेंसी है। और ये जो है कि पहला ऐसा सर्वेक्षण है जिसे अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान ने बिना किसी बाहरी संगठन के तकनीकी या वित्तीय सहयोग के पूरी तरह स्वतंत्र रूप से आयोजित किया गया। तो ये आपको स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 715 जिलों के लगभग 6.7 लाख परिवार को शामिल किया गया है। 715 जिले के लगभग 6.79 लाख परिवार को शामिल किया गया, जो व्यापक जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों के डेटा प्रदान करता है। तो इतने लोगों का डेटा इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार की कुल जनसंख्या में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की हिस्सेदारी 11.5% है। यानी कुल जनसंख्या में 11.5% जनसंख्या ऐसे हैं जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की है। और ये जो है कि पिछले वाली रिपोर्ट में 11.7% थी। तो पिछले वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये नेक्स्ट प्रेजेंट में जो आया नहीं याद रखिए। 11.5% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है, और 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 35.6% है, जो बिहार को एक युवा राज्य बनाती है। 60 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु की जनसंख्या 11.5% है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 11.5% है, जो पहले 11.1% थी। और फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की भी जनसंख्या टोटल 11.5% ही है, और 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 35.6% है। नेक्स्ट देखते हैं आधारभूत सुविधाएं में। बिहार के 98.5% परिवारों के पास बिजली की सुविधा उपलब्ध है। यानी लगभग 98.5% परिवारों के पास बिजली की सुविधा उपलब्ध है, ये लोग बिजली का यूज करते हैं। राज्य के 99.8% परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त है, जो लगभग सार्वभौमिक कवरेज को दर्शाता है। राज्य के 93% परिवार आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, खाते हैं। राज्य के 21.1% परिवार किसी स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय सुरक्षा योजना से जुड़े हैं। 21.1% परिवार जैसे LIC समझ लीजिए, स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय सुरक्षा योजना, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें कोई ऐसी पॉलिसी, वित्तीय पॉलिसी सुरक्षा दी जाए। तो 21.1% है ऐसे। 98.5% परिवारों के कम से कम एक सदस्य के पास बैंक या डाकघर का खाता है। सरकार इसको बढ़ाने के लिए कई कदम उठाई थी, जिनमें से जनधन खाता भी एक है। तो इनकी संख्या लगभग कितनी है, 98.5% परिवार है ऐसे हैं जिनके पास कोई न कोई बैंक अकाउंट है। बिहार में 6 वर्ष या उससे अधिक आयु की 64.1% महिलाएं कभी न कभी स्कूल गई है। राज्य के 14.9% परिवार में किसी महिला के नाम पर या भूमि का नाम, घर या भूमि का स्वामित्व है। कितने, 14.9%। राज्य के 2 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के 42.9% बच्चे पूर्व विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मातृ स्वास्थ्य, पिछले 5 वर्षों में बिहार में जन्मे बच्चे की माताओं में से 69.9% को प्रसव के 2 दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त हुई है। कितने, 69.9%। राज्य में टीकाकरण की स्थिति, 12 से 23 माह की आयु के 77.3% बच्चे पूर्णतः टीकाकृत हैं, जबकि NFHS 5 में 71% था। यानी पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 71% था, जो अब 77.3% तक चले गया। टीकाकरण कार्ड के आधार पर 86% बच्चे पूर्णतः टीकाकृत पाए गए हैं। 95.3% बच्चे को BCG का टीका मिला है।
74.9% बच्चों को हेपेटाइटिस बी का जन्म खुराक मिला है। तो ये बीसीजी में कौन कौन से टीके आते हैं, कौन कौन सी बीमारी का टीका दिया जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 61.5% बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई है। कितने बच्चों को? 61.5%। बच्चों का पोषण, राज्य के 6 से 23 माह आयु वर्ग के केवल 11.9% बिना स्तनपान करने वाले बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त हो रहा है। स्तनपान करने वाले बच्चों में यह अनुपात लगभग 12% है। राज्य में 35.6% बच्चे टिगनेपन से प्रभावित हैं और राज्य 19% बच्चे दुबलेपन से प्रभावित हैं। राज्य का 4.7% बच्चे गंभीर दुबलापन के शिकार हैं और केवल 0.8% बच्चे अधिक वजन के हैं। राज्य में वयस्कों की पोषण स्थिति 15 से 49 वर्ष की 26.3% महिलाएं कम वजन की हैं और 15 से 49 वर्ष के 24.5 पुरुष कम वजन के हैं। 98.5% महिलाएं अधिक वजन की हैं और 19.8% महिलाएं अधिक वजन की हैं और 19.4% महिलाएं और 19.4% पुरुष अधिक वजन के हैं। राज्य में गैर संचारी रोग की स्थिति मधुमेह 13.1% महिलाएं डायबिटीज से प्रभावित है और 17.3% पुरुष मधुमेह से प्रभावित है। मतलब ज्यादा पुरुष की संख्या है इसमें जो डायबिटीज से प्रभावित है। उच्च रक्तचाप 14.1% महिलाएं उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और 17.8% पुरुष उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। ब्लड प्रेशर में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। राज्य में महिला सशक्तिकरण की स्थिति 85.1% महिलाएं घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी करती हैं। 90.9% महिलाएं स्वयं का बैंक अकाउंट रखी है जिसका वो स्वयं इस्तेमाल करती है पति से पैसे चुरा के रखने में। 62.8% महिलाएं स्वयं मोबाइल फोन का उपयोग करती है जबकि पिछले वर्ष के डाटा में यह 51.4% ही था। इसमें भी वृद्धि हुई है। तो इसमें जो है कि ज़्यादा डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे हम टिक कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एक ये डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्य में 35.6% बाल ठीनापन, बाल दुबलापन और इस जगह वाला डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्ति विशेष बिहार के इतिहास में सम्राट चौधरी 14वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 15 अप्रैल 2026 को शपथ ग्रहण किया है। सम्राट चौधरी मुंगेर जिला के रहने वाले हैं और इनके पिताजी शकुनी चौधरी हैं जो तारापुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक चुने गए थे। सम्राट चौधरी पहली बार 2000 में आरजेडी से विधायक बने परंतु 2003 में न्यायालय द्वारा चुनाव रद्द कर दिया गया। फिर 2010 में परबत्ता से विधायक बने हैं। सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी सरकार में नगर विकास व आवास मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। जीतन राम मांझी की सरकार में सम्राट चौधरी पहली बार 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे तथा 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। सम्राट चौधरी जनवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में तारापुर से विधायक बने हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ से विधायक बने हैं, तो तारापुर से विधायक बने हैं। ये उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को शपथ लिए हैं और 2000 में आरजेडी में विधायक बने। फिर 2014 में नगर विकास आवास मंत्री के रूप में 2017 बीजेपी में शामिल हुए और ये अभी प्रेजेंट में तारापुर से विधायक बने हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में हुआ था और 1988 को इनका निधन हुआ
सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। 1977 में थोड़े समय के लिए सांसद भी बने हैं। फिर 4 मार्च 1967 से 68 तक बिहार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है, जो इनके द्वारा लागू किया गया था। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला में 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया गया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। और ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, जिसे हम लोग NCL कहते हैं, 8%, महिलाओं को 3%, उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के सियासत में पिछले 2 दशकों से सत्ता के शीर्ष पर रहे नीतीश कुमार अब वो मुख्यमंत्री पद पर से इस्तीफा दे चुके हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, पटना में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जेपी आंदोलन के बाद वे जनता पार्टी से जुड़े। 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक चुने गए हैं, तो ये याद रखिएगा। पहली बार कब विधायक बने थे? 1985 में, और कहाँ से बने थे? हरनौत से। नीतीश कुमार ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की नींव रखी। बाद में यही समता पार्टी शरद यादव के नेतृत्व वाले जुट के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड यानी JDU का गठन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। ये याद रखिएगा, JDU का गठन कब किया गया था? 30 अक्टूबर 2023 को। और इनका मूल अंश समता पार्टी की नींव से है। और 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर ये इस पार्टी की नींव रखी गई थी। ये राजनीतिक घटनाक्रम इनका देख लीजिएगा, नीतीश कुमार जी का। और इसमें से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, और वो बिहार में लगभग 20 साल CM के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट है श्री सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान मिला? पद्म भूषण। 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल अब कुम्हार से विधानसभा चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये थोड़ा स्टेटमेंट याद रखिएगा। 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2005 में वो बिहार के CM बने, और दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। ये देखते हैं वर्ष 2025-26 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख खेल। बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप, ये कहाँ हुआ? जमुई में हुआ। इसमें मुंगेर की टीम ने जमुई को हराकर खो खो चैंपियनशिप ने नाम किया। फिर 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी परिसर राजगीर नालंदा में हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 5-2 से हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं। आप लोग को PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 12वां संस्करण है। ये अगस्त सितंबर 2025 में हुआ था, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इसका शुभंकर चांद और भारत सहित 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, और अंत में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर जीत लिया। नेक्स्ट है, भारत खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये 5 शहर में हुआ था। शहर का नाम याद रखिएगा, पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय के साथ साथ दिल्ली में भी। थीम इनका खेल के रंग बिहार के संग। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बिहार ने 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य पदक के साथ कुल 36 पदक जीतकर 15वां स्थान किया। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। फिर एक नेक्स्ट ये भी है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सेपक टकरा विश्व कप 20 से 25 मार्च 2025 ये हुआ था। पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। इसमें 20 देशों की टीम ने भाग लिया। इस खेल को कीक वॉलीबॉल भी कहा जाता है। थाईलैंड ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग की रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ये याद रखिएगा आप लोग। बिहार में संबंधित खेल घटनाक्रम इसमें जो इम्पोर्टेंट बता दिया जा रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 18वें संस्करण का खिताब झारखंड ने हरियाणा को हराकर जीता है।
विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप फाइनल में बिहार ने मणिपुर को हराकर खिताब जीता है। बिहार की 24वीं विजय हरारे ट्रॉफी 2025 प्लेट ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574 रन बनाकर टूर्नामेंट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। बिहार ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप अंडर 16 में त्रिपुरा को हराकर क्रिकेट प्रतियोगिता अपने नाम किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट विकास समिति का गठन किया, जिससे पहले क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा। IPL 2026 की नीलामी अबू धाबी में हुई, जिनमें बिहार के खिलाड़ी शामिल हैं। इसमें बिहार के जो खिलाड़ी शामिल हुए थे, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो समस्तीपुर के राजस्थान वैभव सूर्यवंशी जी हैं, जो राजस्थान रॉयल्स टीम से खेले हैं। IPL 2026 के दौरान सर्वाधिक रन बनाने के कारण समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी 776 रन बनाकर ऑरेंज कप हासिल किए हैं। IPL के 19वें संस्करण में वैभव सूर्यवंशी ने IPL इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक लगाया। इन्होंने यह कारनामा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंदों में शतक लगाकर किया है। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने किसके खिलाफ? सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। और नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर नालंदा में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जहां कुल 13 पिचें तैयार की गई है। पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में फॉरवर्ड बेड स्पर्धा बिहार के 2 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। बिहार को कुल 3 पदक प्राप्त हुए हैं। गुवाहाटी में ईस्ट जोन खेलो इंडिया अस्मिता गेम्स में बिहार की जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीता है। इसे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ से उतने क्वेश्चन बनते भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था हमने वर्णन कर दिया गया, आप लोग को PDF मिल जाएगा। बिहार के नालंदा जिले के हरनौत के रहने वाले दिव्यांग खिलाड़ी झुंडू कुमारी का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए हुआ है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये आयोजन कहाँ हुआ था? इनका घोघला बीच, दमन और दीव। इसमें पहला स्थान कर्नाटक का है, जिन्होंने 3 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक प्राप्त किए हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स में बिहार का स्थान 12वां रहा है, कुल 4 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें स्वर्ण 1 है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये बिहार तथा नई दिल्ली में 7वां संस्करण है इनका। और ये इनमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है, जिन्होंने 58 स्वर्ण सहित 158 पदक हासिल किए। इसमें यूथ गेम्स में बिहार का स्थान 15वां है, जिन्होंने कुल 36 पदक प्राप्त करके अपना 15वां स्थान बनाया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में हुआ है, दूसरा संस्करण का हुआ है, और इनमें पहला स्थान हरियाणा का है। इसमें बिहार ने कुल 14 पदक हासिल किए हैं, और कुल 14वां स्थान हासिल किए हैं और 10 पदक प्राप्त किए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह गुलमर्ग में हुआ है, 5वां संस्करण है इनका। भारतीय सेना इनमें प्रथम स्थान पे रहे, और इनमें बिहार का प्रदर्शन 0 रहा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। और अभी जो पेरिस पैरालंपिक 2024 हुआ, बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा। इनमें शरद कुमार को देख लीजिए, ये मुजफ्फरपुर के हैं, और शैलेश कुमार जमुई के हैं। इनका जगह डिस्ट्रिक्ट जहाँ से संबंध रखते हैं, इनका नाम देख लीजिएगा। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस, पंचायती विकास दिवस प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को। ये आप लोग इसे याद रखिए, पंचायत विकास दिवस प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को। ये एग्जाम में आ सकता है। और संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई, संग्रहालय दिवस 7 अगस्त। और ज़्यादा ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पंचायती विकास दिवस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। फिर डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को पता ही होगा। फिर बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, शहीद दिवस 15 फरवरी। आइए आगे देखते हैं। विकसित बिहार की ओर एक मजबूत कदम।
यहाँ से पिछली बार 2 बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसे हाईलाइट करके आप लोगों को बता देते हैं। इस 7 निश्चय 3.0 जो है ये 2025-30 के लिए आप लोग एक ये याद रखिएगा, और इसके प्रमुख लक्ष्य एवं जो संकल्प है उसे याद कर लीजिएगा। तो इसमें पहला है दोगुना रोजगार दोगुना आय, दोगुना रोजगार देना है और उनका आय दोगुना करना है। नेक्स्ट है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। फिर है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, कृषि में प्रगति प्रदेश में आप लोग ये याद रखिएगा, ये 7 हैं कुल। उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, नेक्स्ट क्या है उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य। फिर सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। फिर नेक्स्ट है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। फिर है सबका सम्मान जीवन आसान, मतलब एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा है। दोगुना रोजगार दोगुना आय है, फिर समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार है, फिर कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, फिर उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, फिर सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। नेक्स्ट है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान जीवन आसान। और ये फिर बिहार का प्रदर्शन है यहाँ जो है कि ओवरऑल में IIT पटना का जो है कि 36वां स्थान रहा है, और IIT पटना इंजीनियरिंग में IIT पटना का स्थान 19वां रहा है, और IIT पटना का ओवरऑल में स्थान 36वां रहा है। NIT पटना का 53वां रहा है, और प्रबंधन में IIT बोधगया का संस्थान है अपना, इनका स्थान 31वां रहा है। ओवरऑल में IIT का 36वां, इंजीनियरिंग में IIT पटना का 19वां, और NIT पटना का 53वां। फार्मेसी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षक एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर का 30वां स्थान रहा है। आर्किटेक्चर और प्लानिंग में NIT पटना का 13वां स्थान रहा है। लॉ में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना है, इनका स्थान 17वां रहा है। मेडिकल में एम्स पटना है, इनका स्थान 27वां रहा है। कृषि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्नातक, इनका स्थान 14वां रहा है। तो आप लोग ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल में IIT पटना का 36वां रहा है, फिर इंजीनियरिंग में IIT पटना का 19वां रहा है, और NIT पटना का 53वां, फिर प्रबंधन में IIT बोधगया का 31वां रहा है। फार्मेसी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान राजगीर का 30वां रहा है। आर्किटेक्चर और प्लानिंग में NIT पटना का 13वां रहा है। लॉ में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना का 17वां रहा है। एम्स पटना का मेडिकल के क्षेत्र में 27वां स्थान रहा है। और ये बिहार के फिर नवीनतम आंकड़े हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आधार पे बनाया गया है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन है? किशनगंज है। यहाँ 1452.4 mm बारिश होती है। इसके बाद खगड़िया है, और सबसे कम वर्षा में मुजफ्फरपुर है। प्रति व्यक्ति GSDP सर्वाधिक ये पटना का है, फिर पटना के बाद बेगूसराय है, और सबसे कम शिवहर के बाद, और दूसरा सबसे कम अररिया का है। NH की सर्वाधिक लंबाई पटना में है 506 किलोमीटर, उसके बाद मधुबनी का स्थान आता है। और NH की सबसे कम लंबाई शिवहर में 22 किलोमीटर है, और सेकेंड सबसे कम शिवहर के बाद शेखपुरा का स्थान है। ये NH का था। और स्टेट हाईवे का सबसे सर्वाधिक लंबाई गया में है, उसके बाद दरभंगा का स्थान आता है। और स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई शिवहर में है। तो देख लीजिए, स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई भी शिवहर में है, और नेशनल हाईवे की भी सबसे कम लंबाई शिवहर में ही है। दूसरा सबसे कम स्टेट हाईवे में खगड़िया है। सबसे ज़्यादा बिजली की खपत कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है, क्योंकि पटना का जनसंख्या घनत्व मतलब वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं जो बिजली यूज करते हैं, तो इसलिए वहाँ की बिजली ज़्यादा खपत होती है। और उसके बाद गया का स्थान आता है, और सबसे कम बिजली खपत शिवहर, और शिवहर में ही सबसे कम स्टेट हाईवे है, और सबसे कम नेशनल हाईवे है लंबाई के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद का स्थान आता है उत्पादन में। और उत्पादकता, चावल की उत्पादकता में भी रोहतास है। आप लोग बताइए उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर होता है? गेहूं के उत्पादन में शीर्ष है रोहतास, फिर गेहूं की उत्पादकता में है बेगूसराय। मक्का के उत्पादन में शीर्ष है पूर्णिया, फिर मक्का के उत्पादकता में शीर्ष है अररिया। दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले पटना है, फिर उसके बाद औरंगाबाद है, फिर नालंदा और सुपौल है।
अमरूद में रोहतास है, आम में दरभंगा है, केला में मधुबनी है, लीची में मुजफ्फरपुर है। यहाँ की लीची को जीआई टैग भी मिला है। मतलब बताइए जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, फिर प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, फिर नेक्स्ट बैगन है नालंदा में। पश्चिम मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में होता है और मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, बैंगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, आलू पटना में। पटना में बच्चे लोग रहते हैं, वो आलू बहुत उबाल उबाल के खाते हैं, इसलिए आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना में है। आइए बिहार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति को देखते हैं। तो अभी जो बिहार के राज्यपाल हैं कौन है, वो हैं जनरल सैयद अता हसनैन। ये पहले ऐसे राज्यपाल हैं जो किसी सैन्य पद पे रहने के बाद बिहार के राज्यपाल बने हैं। इनका क्रम है 43वां। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, इनका 24वां क्रम है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। ये विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। न्यायमूर्ति 48वें क्रम के हैं मीनाक्षी मदन राय। इससे पूर्व सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और इन्होंने संगन कुमार साहू का स्थान लिया जो 47वें थे। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश जो है अभी 48वें क्रम के मीनाक्षी मदन राय, ये दूसरी महिला, मतलब पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है और ये पहले सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। और अभी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रेम कुमार, आज़ादी के बाद 18वें क्रम के हैं। और विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव हैं उपाध्यक्ष। और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के तेजस्वी यादव हैं। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह विधानसभा के विधान परिषद के सभापति हैं। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, नरेंद्र नारायण यादव। विधान परिषद उपसभापति रामवचन राय हैं और विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार हैं और राज्यपाल के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव दीपक कुमार और राज्यपाल का प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह जी हैं। महाधिवक्ता एसडी संजय, डीजीपी विनय कुमार जी हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुजियाल। मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल हैं। मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण जी हैं। आगे ये सब देख लीजिएगा, तो पीडीएफ मिल जाएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष स्मिता कुमारी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ये लगातार तीसरी बार बने हैं। लद्दाख का पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह है जो मंझोल बेगूसराय के हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं। ये 5वीं बार बांकीपुर से विधायक बने हैं। अभी बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के सचिव चंचल कुमार, ये आईएएस बिहार कैडर के हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार है। ये वर्तमान मंत्रिमंडल है। ये यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार भी आया है। 7 मई 2026 को बिहार के 24 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार में 35 नए मंत्रियों ने शपथ लिए। कितने? 35 ने। और इसमें से 5 महिलाएं हैं। 35 मंत्री में से 5 महिलाएं हैं। इनका नाम सम्राट चौधरी जी है, मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? सामान्य प्रशासन विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी है, गृह विभाग भी इनके पास है, सिविल विमानन, ये विभाग याद रखिएगा इनका। सामान्य प्रशासन विभाग, निगरानी, गृह, मंत्रिमंडल सचिव, सिविल विमानन। उसके बाद श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, इनके उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास वित्त और वाणिज्य कर है। फिर विजय कुमार चौधरी है, इनके पास जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग है। फिर श्रवण कुमार है, ग्रामीण विकास, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय इनके पास है। विजय कुमार सिन्हा, इनके पास कृषि मंत्रालय है। दिलीप कुमार जायसवाल राजस्व भूमि है। निशांत कुमार स्वास्थ्य, ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटा है, इनका नाम है निशांत कुमार, इनके पास स्वास्थ्य विभाग है। और विजय कुमार सिन्हा, इनके पास कृषि विभाग है।
नेक्स्ट है लेसी सिंह, इनके पास भवन निर्माण विभाग है। राम कृपाल यादव, इनके पास सहकारिता विभाग है। फिर दामोदर रावत, इनके पास परिवहन विभाग है। दामोदर रावत, इनके पास कौन सा विभाग है? परिवहन विभाग है। फिर अशोक चौधरी, इनके पास खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लघु जल संसाधन, ये संतोष कुमार सुमन हैं इस विभाग के। और श्री रत्नेश साधा, इनके पास आपदा प्रबंधन है। नेक्स्ट देखिए दीपक कुमार प्रकाश के पास पंचायती राज विभाग है। संजय कुमार के पास गन्ना उद्योग विभाग है। मिथिलेश तिवारी के पास शिक्षा विभाग है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोहम्मद जमा खान, उद्योग और खेल विभाग जो है ये श्रेषी सिंह के अंतर्गत आता है। ऊर्जा विभाग शैलेश कुमार उर्फ गुलो मंडल के अंतर्गत आता है। और लोक स्वास्थ्य विभाग श्री संजय कुमार सिंह इनके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 2025-26 में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का निधन। काम समुद्री देवी, ये दरभंगा राज की अंतिम महारानी थी। कौन? काम समुद्री देवी। फिर उनके बाद आता है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, ये बिहार के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उषा के कुलपति थे। इन्हें वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अमरनाथ झा, जन सरोकारी वरिष्ठ पत्रकार और नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन से जुड़े पर्यावरणविद हैं। नेक्स्ट है श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के अत्यंत निकट सहयोगी हैं। मुनेश्वरी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है सत्यपाल मलिक जी का 5 अगस्त 2025 को निधन हुआ है। ये जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट है आशीष चटर्जी, ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। कामेश्वर चौपाल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति थे। फिर आचार्य किशोर कुणाल, ये पटना महावीर मंदिर न्यास के पूर्व सचिव तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ये कुछ त्योहार हैं, देखते हैं इनका आयोजन कहाँ हुआ है। सौराठ सभा मेला, ये मधुबनी में हुआ है। आम महोत्सव पटना, सूफी महोत्सव और पटना। मलमास मेला, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, मलमास मेला राजगीर। फिर सिरसा रोहतास परशुराम उत्सव मेला पटना में। वैशाली महोत्सव वैशाली, मगही महोत्सव पटना। थावे महोत्सव गोपालगंज में। थावे महोत्सव कहाँ हुआ है? गोपालगंज में हुआ है। आम महोत्सव पटना। सौराठ सभा मेला, ये इंपॉर्टेंट है, सौराठ सभा मेला ये हाल फिलहाल में हुआ है और मधुबनी में हुआ है। मलमास मेला राजगीर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव ये राजगीर में हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ये मंदार महोत्सव है, ये बांका में हुआ है। फिर तपोवन महोत्सव है, ये गया जी में हुआ है। बौद्ध महोत्सव बोधगया में हुआ है। सिंहेश्वर महोत्सव में मधेपुरा में हुआ है। सूर्य महोत्सव औरंगाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य महोत्सव लोग याद रखिए, औरंगाबाद में हुआ है। नेक्स्ट है कलरव पक्षी महोत्सव, ये जमुई में है। शौर्य वेदना महोत्सव पूर्वी चंपारण। मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर। पितृपक्ष मेला गया जी। नालंदा साहित्य महोत्सव राजगीर में हुआ है। नवीन राजकीय मेला सीताकुंड मेला मुंगेर में हुआ है। बाबा खगेश्वर नाथ महादेव परिसर में आयोजित मेला मुजफ्फरपुर। बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला वैशाली। और ये है माँ कामाख्या महोत्सव मेला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्णिया में हुआ है। ये 2025-26 में बिहार में चला गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप लोग को PDF मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है। पिछले वर्ष सरकार कई सारे स्कीम्स में राशि को परिवर्तित करके बढ़ाए हैं। तो देखते हैं, ग्राम कचहरी सचिव, इन्हें पहले 6,000 रुपये मिलता था, अब इन्हें 9,000 रुपये मिलेगा पर मंथ।
और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आशा कार्यकर्ता, इन्हें अब 3000 प्रति माह मिलेगा। और किसी मृत पत्रकार के आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यंत 10,000 रुपये मिलेगा, जो पहले 3,000 रुपये मिलता था। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। मध्यम MDH भोजन जो स्कूलों में बनाया जाता है, जो रसोइयाँ होते हैं, उन्हें अब 3300 रुपये प्रति माह मिलेगा, पहले 1650 रुपये था। जेपी सेनानियों की पेंशन राशि, जिन्होंने 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 के दौरान 1 से 6 महीने तक कारावास सहा, उन्हें अब 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और जिन्होंने इसी पीरियड 6 माह से अधिक समय का कारावास झेला, उन्हें अब 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो पहले 15,000 रुपये की राशि थी। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा के 1100 रुपये प्रति माह किया गया है, जो पहले 4,000 रुपये था। तो इसमें मुख्य देखा जाए तो एक ये है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, फिर ये दोनों है जेपी सेनानी, फिर मध्यम MDH भोजन वाला, एक आशा कार्यकर्ता वाला है। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ कार्यक्रम है इनका जो है कि इन्हें बिहार सरकार द्वारा जो है कि लक्ष्य रखा गया है खत्म करने के लिए। आइए देखते हैं। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 2026 तक भू सर्वेक्षण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2026 तक रखा गया, यानी 2026 में 2 लक्ष्य को खत्म करने का 2 कार्यों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला है भू सर्वेक्षण और दूसरा है खसरा रूबेला उन्मूलन। और सभी गांव तक वाईफाई की सुविधा देने में 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक सभी गांवों को वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027 तक। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य 2027 तक, यानी अगले वर्ष तक परिवहन में इतना परिवर्तन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा कि 4 घंटे में किसी भी राज्य से आप पटना आ सकते हैं। बिहार के किसी भी राज्य से, चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, कैमूर हो, रोहतास हो, आप पटना 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया, यानी 2027 में क्या लक्ष्य रखा गया है? पहला है फाइलेरिया मुक्त, फिर किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य, और औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य, सभी गाँव तक वाईफाई सुविधा देने का लक्ष्य, ये 2027 तक रखा गया। और 2026 में रूबेला, खसरा रूबेला उन्मूलन और भू सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का लक्ष्य। नेक्स्ट देखते हैं 2028 में क्या क्या लक्ष्य रखा गया। बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028, और कृषि एवं सवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य 2029 तक रखा गया। कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य किया गया। ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है। आप लोग को ये मुझे बताइएगा, इसमें बिहार के साथ और कौन से राज्य आते हैं? पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2029 तक है। बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। हेपेटाइटिस टी से 30 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य, हेपेटाइटिस एक बीमारी है, एड्स भी एक बीमारी है, दोनों को खत्म करने का लक्ष्य कितना तक रखा गया है? 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य, नहीं, सौर पैनल से कुल बिजली का 20% सौर पैनल से ही बनाया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक। सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक। 100% यानी 100% लोगों को सुरक्षित कर शिक्षित करना, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। बिहार के किसी गांव में 50 किलोमीटर के अंदर, बिहार के किसी गांव से 50 किलोमीटर के अंदर नेशनल हाईवे तक पहुंचने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया।
नेक्स्ट देखते हैं बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। 2047 तक रखा गया बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य। और बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का कब तक रखा गया, ये 2070 तक रखा गया है। बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, तो इसमें से ये 2070 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2047 वाला भी पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये 100% साक्षरता 2023। सड़क दुर्घटना में 50% की कमी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सौर ऊर्जा से लगभग 20% आने का लक्ष्य 2030 तक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वाहन वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस और एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिहार की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, इसमें मुख्य बातों को हाईलाइट कर देते हैं। प्रमुख शहरों के पास 11 प्लांट टाउनशिप और आधुनिक आवासीय कॉलोनियां विकसित कर रही हैं। और ये 24/7 निर्बाध बिजली इनके अंतर्गत 55% इससे पूरी तरह विकसित करके वापस मिलेगा। ये सब दिखा दिया। ये आप शहर का नाम एक बार देख लीजिएगा, कौन से शहर आते हैं इसमें। ये देखिए बिहार का यह मॉडल पंजाब और हरियाणा की तर्ज पे, ये आपको स्टेटमेंट बेस देखने को मिल सकता है, किसके बेस पर, पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर है। और हाल ही में बिहार सरकार ने रोहतास जिले की डेहरी ऑन सोन को राज्य का 12वां ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 12वां ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप रोहतास जिले का डेहरी ऑन सोन। तो आज यहीं तक है। अगले क्लास में इससे आगे देखते हैं। आप लोग को PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF आप लोग रिवीजन कीजिए। यहाँ से जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।